देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। रुक करेंगे अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र ने कोरोना संक्रमित अपनी बड़ी बेटी की एक निजी अस्पताल में मौत के मामले में जांच कमेटी की ओर से अस्पताल को मिली क्लीन चिट के खिलाफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे। उन्होंने सीएम योगी से मिलने का समय मांगा है। पंडित छन्नूलाल मिश्र ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। मिश्र ने मेल के जरिए सीएम योगी को पत्र भी भेजा है। पंडित छन्नूलाल मिश्र ने बताया कि सीएम योगी के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलकर अपनी बात रखेंगे। पंडित छन्नूलाल मिश्र से मिलने पहुंचे एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने भी शासन प्रशासन के ऊपर आरोप लगाते हुए विधान परिषद में सवाल उठाने की बात कही है। बता दें कि बीते 29 से 30 अप्रैल की देर रात पंडित छन्नूलाल मिश्र की बड़ी बेटी संगीता मिश्र की वाराणसी के मैदागिन इलाके में स्थित निजी अस्पताल मेडविन में कोरोना के इलाज के 7वें दिन मौत हो गई थी। उनके परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया था। इसके बाद परिवार वालों की मांग पर जिलाधिकारी ने सीएमओ की अगुवाई पर डॉक्टरों का पैनल गठित करके जांच कमेटी बनाई थी। पंडित छन्नूलाल मिश्र के दर्द पर चोट छन्नूलाल की बेटी का कोरोना से निधन हो गया है। तो बता दें कि अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं और जांच कमेटी ने अस्पताल को क्लीन चिट दे दी है। तो पंडित छन्नूलाल ने सीएम योगी को पत्र लिखकर मामले पर छानबीन की मांग की है और पंडित छन्नूलाल ने पीएम मोदी से भी मिलने की बात कही है। तो खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर पंडित छन्नूलाल की बड़ी बेटी का अस्पताल में कोरोना के उपचार के दौरान निधन हो गया था, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया था और इसके बाद अब उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर जांच कमेटी गठित करने की मांग की है। तो बता दें कि इस पर जांच कमेटी ने क्लीन चिट दे दी है अस्पताल को, जिसके बाद छन्नूलाल ने नाराजगी जाहिर की है और मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वे प्रधानमंत्री को भी इसे लेकर पत्र लिखेंगे। तो बता दें कि कुछ समय पहले ही छन्नूलाल की बड़ी बेटी कोरोना से पीड़ित पाई गई थी, जिसके बाद जब उनका हाल ज्यादा बिगड़ने लगा तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी बड़ी बेटी ने दम तोड़ दिया था, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया था। इसके बाद जांच कमेटी भी गठित की गई थी, लेकिन जो जांच कमेटी है उसने अस्पताल को क्लीन चिट दे दी है, जिसके बाद अब पंडित छन्नूलाल मिश्रा ने ये कहा है कि ये गलत फैसला है और इसे लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा है और पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई गई है। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि वे प्रधानमंत्री को भी पूरे मामले पर पत्र लिखेंगे। तो लगातार ये मामला बढ़ता जा रहा है और इस मामले में जांच की मांग की जा रही है। तो लगातार आपको इस खबर से रूबरू करा रहे हैं। खबर में क्या कुछ अपडेट है, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके से बड़ी बेटी की मौत के बाद पंडित छन्नूलाल अब इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और इसे लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा है। तो बता दें कि पंडित छन्नूलाल मिश्र पद्म विभूषण शास्त्री और संगीतज्ञ हैं और जिसके बाद अब उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखते हुए बड़ी बेटी की मौत पर इंसाफ की गुहार लगाई है। परिजनों का साफ तौर पर यह कहना है कि जो उनकी बड़ी बेटी की मौत हुई है वो अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से हुई है। तो बता दें कि अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद एक जांच कमेटी भी गठित की गई थी, लेकिन जांच कमेटी ने जब अस्पताल प्रबंधन को क्लीन चिट दे दी उसके बाद पंडित छन्नूलाल मिश्र बेहद दुखी हो गए और उनका कहना है कि यह फैसला बेहद गलत है। जांच कमेटी ने सही से काम नहीं किया है, जिसे लेकर अब वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे हैं और पत्र के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई। इसके साथ ही पंडित छन्नूलाल मिश्र का यह भी कहना है कि अगर इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन्हें न्याय नहीं मिली, तो वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जाएंगे। तो लगातार पंडित छन्नूलाल इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं।
तो ये खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर पंडित छन्नू लाल लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि अस्पताल प्रबंधन की वजह से उनकी बड़ी बेटी की मौत हुई है, लेकिन जांच कमेटी ने क्लीन चिट दे दी है। तो पद्म विभूषण पंडित छन्नू लाल मिश्र ने कोरोना संक्रमित अपनी बड़ी बेटी की एक निजी अस्पताल में मौत के मामले में जांच कमेटी की ओर से अस्पताल को मिली क्लीन चिट के खिलाफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे। उन्होंने सीएम योगी से मिलने का समय भी मांगा है। पंडित छन्नू लाल मिश्र ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। मिश्र ने मेल के जरिए सीएम योगी को पत्र भेजा है। पंडित छन्नू लाल मिश्र ने बताया कि सीएम योगी के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलकर अपनी बात रखेंगे। पंडित छन्नू लाल मिश्र से मिलने पहुंचे एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने भी शासन और प्रशासन के ऊपर आरोप लगाते हुए विधान परिषद में सवाल उठाने की बात कही है। बताते कि बीते 29 से 30 अप्रैल को देर रात पंडित छन्नू लाल मिश्र की बड़ी बेटी संगीता मिश्र का वाराणसी के मैदागिन इलाके में अस्पताल में कोरोना के इलाज के 7वें दिन मौत हो गया था। उनके परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया था। इसके बाद परिवार वालों की मांग पर जिलाधिकारी ने सीएमओ की अगुवाई में डॉक्टरों का पैनल गठित करके जांच कमेटी बनाई थी। तो अब पंडित छन्नू लाल मिश्र पद्म विभूषण शास्त्रीय संगीतज्ञ जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए। इसके साथ ही नम्रता मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दोनों से सवाल जवाब करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं छन्नू लाल जी से। छन्नू लाल जी, क्या कुछ मांग है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से? थैंक यू आप लाइव हैं। चलिए पहले नम्रता जी से बात कर लेते हैं। नम्रता जी, मौत के पीछे क्या कुछ वजह रही? आपका कहना है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से मौत हुई है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या कुछ मांग है आपकी? मेरे पास आवाज नहीं आ रही है सर। फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फोन है कि नहीं? कैसी है पहले नम्रता जी? नम्रता जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आयुष जी, मैम का फोन डिस्कनेक्ट है। ठीक है, फिलहाल अभी कनेक्शन नहीं हो पाया है। तो ये खबर लगातार आपको बता रहे हैं, पंडित छन्नू लाल मिश्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि उनकी बड़ी बेटी की मौत अस्पताल प्रबंधन के लापरवाही की वजह से हुई है और इसमें अच्छे से जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मामले में न्याय नहीं मिलता है तो वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि पत्र के माध्यम से उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जांच करने की बात कही है और न्याय की मांग की है। तो पत्र उन्होंने मेल के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा है। फिलहाल पूरे मामले पर आपको क्या कुछ अपडेट है लगातार बता रहे हैं। और ये पूरा मामला आपको बता दें एक बार फिर से, 29 से 30 अप्रैल को उनकी बड़ी बेटी की मौत हुई थी, जिसके बाद लगातार न्याय की मांग की जा रही है। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप है। चलिए नम्रता हमारे साथ जुड़ चुकी है। नम्रता जी, क्या कुछ मांग है मुख्यमंत्री से? कल रात में 9:30 बजे हम लोग को जो जांच रिपोर्ट दी गई है, हम लोग उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और उसमें द्विपक्षीय बात सुनी ही नहीं गई है। बिल्कुल निष्पक्षता नहीं बरती गई है। सिर्फ डॉक्टर के फेवर में ये जांच करके उनको बता दिया गया है कि कोई लापरवाही नहीं हुई। जांच करके उनको बता दिया गया है कि कोई लापरवाही नहीं हुई है, डॉक्टर की कोई गलती नहीं है। तो हम लोगों ने कल रात में मेल करके हमारे मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी से टाइम मांगा है और उनसे कहा है कि वो जितनी जल्दी हो सके हमें अपना समय दें ताकि हम उनसे मिलकर उनको सारी बात बता सकें। ठीक है नम्रता जी, तो अब क्या कुछ उम्मीद है, क्या अब आगे मुख्यमंत्री जी इस पर एक्शन लेंगे?
देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी जरूर कोई उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करेंगे और निष्पक्ष जांच करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जांच तो पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण रहा है। हमारी एक भी बात, हमारी एक भी मांग, एक भी शिकायत पे किसी ने गौर किया ही नहीं। जैसे कि हम लोगों ने जो बयान दिया था, लिखित बयान दिया था, ये इतने दिन से जो हम लोगों ने अपनी बात रखी है, किसी पर भी कोई चर्चा किए बिना उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि डॉक्टर की कोई गलती नहीं है। जी नम्रता जी, आपके पिताजी छन्नू लाल जी भी मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि आप उनसे ये सवाल करें कि वे क्या कुछ चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। हम न्याय चाहते हैं कि हमको दिखा दें और फुटेज हमको दिखा दें, और वो कहते हैं कि हमारे पास नहीं है सीसीटीवी। तो हम पूछते हैं कि क्यों नहीं है। अस्पताल में रहता है और रहना चाहिए, और आपके यहाँ भी था, लेकिन क्यों उसको हटा दिया और कहते हैं कि हमारे यहाँ नहीं है, और कोई ये नहीं पूछ रहा है कि क्यों नहीं है। भाई अस्पताल में रहना चाहिए कि नहीं? अगर नहीं, जो रिपोर्ट भेजे हैं 5 लोग मिल करके उसको इंक्वायरी किए हैं, तो किस चीज का इंक्वायरी किए हैं? हमारा तो एक ही मांग था जी कि सीसीटीवी फुटेज हमको दिखा दिया जाए, ताकि क्योंकि मशीन गलत नहीं बोलेगी। हम भले गलत बोल दें, लेकिन मशीन नहीं गलत बोलेगी, वो तो सही रिपोर्ट बताएगी। और इसीलिए वो दिखा नहीं रहे हैं कि क्या हुआ है, और इसलिए हमको जो रिपोर्ट मिला है उससे हमको संतुष्टि नहीं है। हमारे लिए, हमारे तरफ से कुछ नहीं है उसमें। आपको रिपोर्ट से संतुष्टि नहीं है छन्नू लाल जी? आप शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं, पद्म विभूषण भी आपको मिल चुका है, इतने बड़े संगीतकार हैं, बावजूद इसके आपको न्याय नहीं मिल रहा, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? यही अफसोस है कि हमने जीवन भर बनारस में सेवा किया, अपना बनारस छोड़ करके कहीं नहीं गए, और उसके साथ हमारे लड़की के साथ ये अन्याय हुआ। और हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या, किस तरह से उसकी मृत्यु हुई है, और किसी को जाने नहीं दिए, किसी से बात नहीं करने दिए। कहते हैं कि नहीं, उनसे बात नहीं करना, ऊपर नहीं जाना है। और जितने हॉस्पिटल हैं उसमें एक आदमी रहता है कि जो जाके हाल चाल लेता है, अब भले 2 दिन के बाद जाए, लेकिन जाता है, एक आदमी रहता है, इसलिए कि भाई मरीज का क्या हाल है। मगर यहाँ कुछ नहीं, कोई मिल नहीं सकता है, चाहे वो जो भी करें, लेकिन कोई मिले नहीं। तो ये हमसे नहीं बर्दाश्त होगा। हम इसीलिए कहे हैं कि जो रिपोर्ट, इसी बात पर रिपोर्ट देना चाहिए कि सीसीटीवी नहीं है तो क्यों नहीं है, और हमको संतुष्टि नहीं है। जैसा कि खाली उन्हीं के तरफ पक्ष का बात हुआ है, हमारे पक्ष की बात कोई नहीं आया है। तो हमको अफसोस है कि जिस न्याय के लिए हमने एक ही प्रश्न किया था सिर्फ, और कि सीसीटीवी फुटेज दिखा दिया जाए ताकि हमारा शंका दूर हो जाए, लेकिन अभी तक कोई नहीं दिखाया, और नहीं तो सुना कि कहते हैं कि हमारे पास नहीं है। जी नम्रता जी, इसी पर सवाल करना चाहूंगी। आप अस्पताल भी गई थी, आपने सीसीटीवी फुटेज की भी डिमांड की थी, तो अस्पताल प्रबंधन ने क्या कुछ सफाई दी है? अभी तक सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं मिला? देखिए, वो शुरू से सीसीटीवी को लेके इतना ज्यादा झूठ बोल रहे हैं, अलग अलग बयान दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि पिछले साल से ही हमने वार्ड में सीसीटीवी लगाना बंद कर दिया है, कभी कहते हैं 2 महीने पहले बंद किया है, कभी कहते हैं 1 महीने पहले खराब हुआ है। जबकि 24 तारीख को जब मेरी दीदी एडमिट हुई थी, उस समय की सीसीटीवी फुटेज है मेरे पास उसका फोटो है। आईसीयू में 10 नंबर वार्ड में जब वो सोई थी, एडमिट हुई थी तुरंत 24 तारीख को दोपहर के, मेरे पास में फोटो है।
और वो अब कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं दिखा सकते क्योंकि हम लोगों ने सीसीटीवी नहीं लगाया है। इसकी वजह बता रहे हैं कि पिछले साल जब कोरोना सीजन चल रहा था 2020 में, उस समय उनके ही स्टाफ के लोगों ने मरीजों के प्राइवेट वीडियोस बना के वो मार्केट में बेचे थे। उन्होंने खुद अपने साक्षात्कार में ये बात कही है। तो ऐसे स्टाफ पर उन्होंने क्या कार्रवाई की थी, वो कौन सी वीडियोस थी जिनके वो चर्चा कर रहे थे अपने इंटरव्यू में, और ऐसे हॉस्पिटल पे हम कैसे भरोसा करें जिन्हें खुद अपने स्टाफ पे भरोसा नहीं है। बिल्कुल, कैसे ऐसे अस्पताल पर भरोसा कर सकते हैं? छन्नू लाल जी से सवाल जानना चाहूंगी। छन्नू लाल जी, जांच कमेटी भी बनाई गई थी, बावजूद इसके जांच कमेटी ने अस्पताल प्रबंधन को क्लीन चिट दे दी बिना सीसीटीवी फुटेज देखे। जी हाँ, वो क्लीन चिट दे दिए लोग कि नहीं, डॉक्टर का गलती नहीं है। गलती नहीं है तो हम कहते हैं कि खाली कह देने से हो जाएगा, कि सबूत दें कि क्या गलती क्यों नहीं है जी। अगर सीसीटीवी फुटेज नहीं है तो क्यों नहीं है, पहले इसका जवाब दें। रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, और अस्पतालों में है कि नहीं है, तो क्यों नहीं रखा गया, और दिखाते क्यों नहीं है, कारण क्या है कि नहीं दिखाते हैं। तो मेरे समझ से कुछ गड़बड़ है, इसीलिए नहीं दिखाई दे रहा है। तो नम्रता जी, अब आगे क्या कुछ कदम उठाया जा सकता है आपकी ओर से? क्या मुख्यमंत्री से आप मुलाकात भी कर सकती हैं? जी हाँ, कल रात में रिपोर्ट आने के तुरंत बाद रात में 10:30 बजे हमने उनको मेल करके पिताजी ने ये एक लेटर डाला था कि आप जल्दी से जल्दी कोई समय निर्धारित करके हमें बताइए, ताकि हम लोग खुद आके सारे प्रूफ के साथ, सारे सबूत के साथ आपसे बात कर सके, आपको सारी बात समझा सकें, और आपसे उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक निष्पक्ष जांच कराएं और हमें न्याय दिलाएं। हमें बताएं कि एक्चुअली मेरी दीदी के साथ 6-7 दिन क्या हुआ था, उनकी डेथ हुई कैसे। जी बिल्कुल। और छन्नू लाल जी, जिस तरीके से जांच कमेटी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है, तो क्या लगता है इसमें अधिकारियों की भी मिलीभगत है? मेरे विचार से अधिकारी, कमिश्नर साहब, डीएम साहब, ये लोग ठीक से बात करते हैं, ये लोग अच्छे हैं। लेकिन जो कमेटी ने फैसला दिया है, जिनको रखा गया था, वो लोग क्यों इसमें आनाकानी किए कि जो सही रिपोर्ट नहीं दिए। जो रिपोर्ट हमारा मांग जो था उस पर बहस होना चाहिए था कि हमारा सीसीटीवी फुटेज हमको देखने के लिए हमने कहा था, तो इस पर विचार करके इसको देखना चाहिए कि नहीं है क्या कर रहे डॉक्टर, और डॉक्टर के सिर्फ कह देने से नहीं होगा। आप उनको पूछ सकते थे कि नहीं है आपके पास तो क्यों नहीं है, और अस्पताल में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, और कोई किसी उनके परिवार वालों को मिलवाना चाहिए कि नहीं। तो अगर छन्नू लाल जी, जांच कमेटी एक तरफा इस तरीके से फैसला सुनाती है, तो क्या आप जांच कमेटी पर भी कार्रवाई के लिए मांग करेंगे मुख्यमंत्री से? नहीं, जांच कमेटी पर हम कार्रवाई नहीं करेंगे। हमको तो सिर्फ वो डॉक्टर जो मनमोहन श्याम नाम है उनका, उन्होंने किया था, उनसे बात हुई थी, उन्होंने भर्ती कराया था, तो वो उनके लिए हम कहेंगे कि वो हमको सही बता दें कि क्या हुआ है लड़की के साथ, क्योंकि लड़की का चेहरा देखने पर क्या लगता है कि जैसे बहुत कष्ट हुआ है उसको। तो इसलिए हमको बहुत पीड़ा है, और हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अपने पूरे बनारस वासियों को हम मानते हैं, सबका सम्मान करते हैं, हमारे ही साथ ऐसा हुआ है, का कारण क्या है। जी छन्नू लाल जी, बिल्कुल, हमें भी बेहद दुख है। उम्मीद है कि आपको न्याय जरूर मिले। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने की बात कही है, तो क्या आगे आपको न्याय की उम्मीद है सरकार की ओर से? जी हाँ, हम अगर जरूरत पड़ा तो हम मोदी जी से भी मिलेंगे और मिल करके बात करेंगे सामने सामने, क्योंकि पता चलेगा कि क्या सही है। और ऐसे
लिखित जो रिपोर्ट आया है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। जी नम्रता जी, आज के जमाने में सोशल मीडिया एक बेहतर माध्यम है, बेहतर प्लेटफॉर्म है अपनी बातों को रखने के लिए, तो क्या आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही को उजागर कर सकती हैं? जी बिल्कुल, मैंने फेसबुक पर बहुत बार अपनी ये स्टोरी डाली है। मेरी दीदी की जो भी पूरी कहानी रही है, उनके साथ जो भी अन्याय हुआ है, जो भी हम लोगों को मिसगाइड किया गया, दीदी से मिलवाया नहीं गया, इलाज में कोई पारदर्शिता नहीं बरती गई, इसकी सारी अपडेट मैं फेसबुक पर डालती हूँ। ट्विटर पर भी मैंने प्रधानमंत्री साहब को टैग करके और ये सारी बातें उनको अपडेट कराई थी और उम्मीद है कि वो जब ये सब उनको पता चलेगा तो वो जरूर निष्पक्ष जांच करवाएंगे इस दिशा में। जी नम्रता जी, और क्या कुछ रणनीति है न्याय के लिए? आप मुख्यमंत्री से मिलेंगी, मुख्यमंत्री को पत्र भी लिख चुकी हैं, प्रधानमंत्री से भी मिलने की बात कह रही हैं, और क्या कुछ रणनीति है? जी जी, देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी मेरे पिताजी का बहुत सम्मान करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे इसके आगे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर वाकई वो मन से संज्ञान लेके और अगर वो चाहेंगे तो बिना ज्यादा उन्हें कोई बड़ी बात नहीं है ये बात पता लगाने के लिए कि ये मनमोहन श्याम जी के यहाँ कौन सी धांधली होती है जिसे छुपाने के लिए वो सीसीटीवी नहीं दिखाना चाहते हैं। ये जो पूरी लीपापोती की गई है इस जांच प्रक्रिया में, इसकी अगर जांच करवा लेंगे वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। योगी जी और मोदी जी हमें पूरा विश्वास है हमारा साथ देंगे। जी नम्रता जी, हम चाहेंगे कि आप शुरू से सारी बातों को हमें समझाएं, किस तरीके से आपकी बड़ी बहन पहले बीमार हुई, कितनी बीमार हुई कि उनको अस्पताल लेके जाना पड़ा, सारा जो प्रोसेस है आप एक बार फिर से समझाइए। देखिए 20 तारीख को मेरी दीदी को वॉमिटिंग होना शुरू हुआ था और हम लोग 20 और 21 तारीख को, क्योंकि कोई भी डॉक्टर सामने से ओपीडी नहीं कर रहे थे, फोन पर ही उन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने कि आप केवल उनको ये दवाएं दीजिए, इंजेक्शन दीजिए। 2 दिन तक जब उनको कोई फायदा नहीं हुआ तो 22 तारीख को हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से डॉक्टर रोहित गुप्ता के जो बेटे हैं डॉक्टर अत्री गुप्ता जी, उनका अपॉइंटमेंट लिया और 22 की रात को 8 बजे उन्हें दिखाने गए। वहां जाने पे उन्होंने कहा कि मुझे डाउट है कि इन्हें कोरोना हो सकता है क्योंकि इनका ऑक्सीजन लेवल 85-86 चल रहा है। उन्होंने कुछ टेस्ट भी कराए अपने यहाँ पे, 2-3 घंटा रोका दीदी को, उसके बाद फिर भेज दिया। 23 तारीख को हम लोगों ने बहुत मुश्किल से जांच की व्यवस्था कराई क्योंकि यहाँ किट की कमी थी बनारस में, कोई भी आ नहीं रहा था जांच करने के लिए। 23 को किसी तरह से जांच करवाई हम लोगों ने। 23 की रात में उन्होंने बताया कि रिपोर्ट पॉजिटिव है। रिपोर्ट उन्होंने 24 की सुबह दिया। 24 तारीख को हम लोग दोबारा रिपोर्ट लेके डॉक्टर अत्री गुप्ता के पास गए तो हमने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब बनारस का बेस्ट हॉस्पिटल बताइए आप, हम वहाँ दीदी को एडमिट कराएंगे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे वैसे तो कई हैं लेकिन मेडविन हॉस्पिटल अच्छा है और मैं अपने मरीजों को वहीं पे रेफर करता हूँ, तो आप डीएम साहब से सोर्स लगा के किसी तरह से एक बेड की व्यवस्था करिए। तो हम लोगों ने डीएम साहब से बात की और 24 तारीख को दीदी एडमिट हुई हैं और उस समय डॉक्टर साहब ने हमसे 1.5 लाख रुपए जमा कराए थे फीस के नाम पे। पहले 1 लाख रुपए सुबह, फिर 50,000 रुपए शाम को। उसके बाद वो लगातार यही कहते रहे कि मेरा सीसीटीवी खराब है, हम ना तो मिलवा सकते हैं, ना आपको उनसे बात करा सकते हैं, ना उनको दिखा सकते हैं। हम लोग बेचैन थे उनसे मिलने के लिए क्योंकि 26 तारीख को मेरी मदर की डेथ हो गई थी, 26 अप्रैल को। वो दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो हम लोग बहुत उस समय इमोशनली परेशान थे और रिक्वेस्ट कर रहे थे कि डॉक्टर साहब प्लीज एक बार मिलवा दीजिए, हम एक बार दिखा दीजिए दीदी की शक्ल, पर उन्हें कोई मतलब नहीं था। 28 तारीख को जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का फोन आया पिताजी को माताजी के शोक संदेश के लिए, तब पिताजी ने उनसे कहा कि भाई साहब मेरी बिटिया भी एडमिट है तो कृपया उसका ध्यान रखें और उसको बात करवा दीजिए एक बार हमारी। तब शायद पीएमओ ऑफिस से कुछ संदेश गया होगा तो डीएम साहब ने डॉक्टर मनमोहन श्याम से बात की और उनका रात में 8 बजे 28 तारीख को फोन आया कि आप अपने मरीज को तुरंत लेके जाइए, आप एम्बुलेंस लेके आइए और इनको शुभम हॉस्पिटल खजूरी लेके जाइए, हम इनको यहाँ से डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो हमने कहा ऐसा अचानक से क्यों कह रहे हैं आप? तो बोले नहीं आप लोगों को हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, आपने पीएमओ से कंप्लेन किया है तो आप इनको लेके जाइए। पर हम लोग डर गए कि कहीं हॉस्पिटल से ले जाने लाने में या डॉक्टर नाराज है, किसी भी वजह से अगर दीदी को कुछ हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे। हमने कहा नहीं डॉक्टर साहब आप सिर्फ हमारी बात करा दीजिए दीदी से, हम लोग आप ही क्या रखेंगे, आप खुद ही इलाज करिए। तो उन्होंने कहा ठीक है आप डीएम साहब से कह दीजिए। तो डीएम साहब की मध्यस्थता में उन्होंने वीडियो कॉल कराई
और दीदी की शक्ल दिखाई हम लोगों को, वो अपने बेड पे बैठी हुई थी, उनको मशीनें ये सब लगी हुई थी। डॉक्टर साहब इस बीच में लगातार यही कह रहे थे कि देखिए आपकी दीदी अब बहुत ठीक है, पहले से बहुत इम्प्रूव कर गई हैं, 95% उनकी तबीयत ठीक हो चुकी है, बिना बाईपैप के उनका ऑक्सीजन लेवल 92 से ऊपर चल रहा है। उनकी ये सारी बातें मेरे पास रिकॉर्डिंग में है। फिर उन्होंने अचानक से 29 तारीख की रात में फोन किया 11 बजे कि उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है और मुश्किल से 1 घंटे और बच पाएंगी, तो आप लोग आके उनको लेके जाइए, 1 घंटे और है। रात को 11 बजे से लेके 2:30 बजे तक हम हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे और उन्होंने न तो दीदी से मिलवाया, न कोई खबर दी, ऊपर से उतर के कोई आया ही नहीं मैम। ठीक है। तो फाइनली नीचे के लोगों से हमने बात की, जो दवा पे लोग बैठे हुए थे, हमने कहा आप हमें एक बार ऊपर जाने दीजिए, हमें दीदी को देखने दीजिए जब तक वो जिंदा है। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए पैसे लगेंगे, आपको 25,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे। हमने कहा हम सब कर देंगे, आप हमें ऊपर भेज दीजिए। हम ऊपर गए, दीदी को दूर से देखा, वो तो डॉक्टर ने कहा कि देखिए अभी इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इनका न पल्स चल रहा है, न ही धड़कनें चल रही है, ये अब नहीं है, डेड है, आप 10-15 मिनट रुकिए तो इनकी डेड बॉडी लेके जाइए। डॉक्टर साहब मेरे साथ बाहर आए आईसीयू के और कहा कि आप कुछ बैलेंस है वो पेमेंट कर दीजिए तो आपको सारे कागज और डेड बॉडी मिल जाएगी। 4 लाख रुपए का बैलेंस बताया उन्होंने। हमने उनसे पूछा कि किस बात के 4 लाख रुपए, तो बोले कि देखिए आपका मरीज वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया है हमने उनको सबसे महंगा वेंटिलेटर दिया गया है, विदेशी कंपनी का बाईपैप लगाया है, सारी महंगी दवाइयां सुइयां, 40,000 का रेमडेसिविर लगाया है, 35,000 का एक और इंजेक्शन लगाया है और उनको बिल्कुल बहुत महंगा इलाज चला है, तो 4 लाख रुपए बैलेंस है आपका। और हमने कहा कि अभी इस समय 2:30 बजे रात में हम कुछ नहीं कर सकते, हम सुबह आते हैं। सुबह 4:45 बजे जब हम गए तो हमने जाते ही पहले उन्होंने कहा कि आप 25,000 रुपए जमा करिए। तो 4:45 बजे हमने अपनी दीदी के बेटे को ऑटो से भेज के एटीएम से विड्रॉ कराया, वहीं हॉस्पिटल के बगल के एटीएम से, और फिर वहां से हमने उनको 25,000 रुपए दिए। 6 बजे उन्होंने हमें डेड बॉडी दी। डेड बॉडी के लिए हमने चेहरा देखने के लिए हमने कहा आप किसकी डेड बॉडी दे रहे हैं, हमें पता तो चले, आप इनका शक्ल दिखा दीजिए एक बार। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको फिर से पे करना पड़ेगा, नीचे जो उनके अटेंडेंट थे और रिसेप्शनिस्ट जी। तो उन्होंने जब पैसे मांगे हमसे तो हमने कहा कि अब हम 1 रुपया नहीं देंगे, आपने हमसे ऑलरेडी 25,000 लिया है, उसी में आप हमें चेहरा दिखाइए दीदी का। तब वो लोग घबरा गए और ऊपर से 2 लोग उतर के आए, दीदी की शक्ल दिखाई उन्होंने। और उसके बाद से हम लोग लगातार डॉक्टर साहब से कह रहे थे कि मेरा जो भी रिसिप्ट है, मेरा दीदी का इलाज का पूरा ब्यौरा हमें दीजिए, कौन कौन से टेस्ट हुए उसकी रिपोर्ट, दवाइयों सुइयों का ब्यौरा दीजिए, कैसी तबीयत थी दीदी की। और वो लगातार टालते रहे, पैसों की डिमांड करते रहे और बाद में वो बिल्कुल इन सारी बातों से मुकर गए कि नहीं मैंने कोई 4 लाख रुपए नहीं मांगे हैं, इनसे कोई 25,000 रुपए नहीं लिए गए हैं। जबकि अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि हो सकता है मैंने तो नहीं मांगे, हो सकता है मेरे स्टाफ के लोगों ने लिया हो। तो ये कैसे डॉक्टर है जिन्हें अपने स्टाफ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, उनका स्टाफ पैसा मांगता है और डॉक्टर को इसकी कोई खबर नहीं है। ठीक है नम्रता जी, छन्नूलाल जी, हमारी संवेदनाएं आपके साथ है और इंडिया न्यूज ये उम्मीद करता है कि जल्द से जल्द आपको न्याय मिले। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।